सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 10 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। तो प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने खबर आती है एक्सियम 4 स्पेस मिशन को लेकर, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला जी शिरकत करेंगे। और ये बहुत लंबे समय के बाद, कई सालों के बाद मैन्ड मिशन होने वाला है भारत का। इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। एक्सियम स्पेस मिशन। आगे बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। तो आज के संपादकीय इस क्रम में है हिंसा की आग, दरकते रिश्ते, विद्यालयी शिक्षा में बढ़ता अर्थतंत्र। दरकते रिश्ते एक बहुत ही मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा, बहुत ही बुरी खबर को लेकर है जो इस समय देश में चल रही है। हिंसा की आग है मणिपुर में चल रही आंतरिक अशांति को लेकर, जो कि लंबे समय से थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से हिंसा भड़क उठी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। सड़कों पर सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। देखिए, मणिपुर का जो है आपका इशू, ये इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वाइटल हैं भारत की डिप्लोमेसी के लिए चाइना के संदर्भ में। और चाइना भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलिटेंट ग्रुप्स के माध्यम से ये प्रयास करता रहा है। और इन्वॉल्वमेंट भी चाइना का कई बार ऑन रिकॉर्ड आया है कि नॉर्थ ईस्ट में किसी न किसी प्रकार की अशांति बनी रहे, जिससे ये क्षेत्र अस्थिर रहे। फिलहाल हम इस एंगल पे अभी नहीं जाएंगे, ये एक डिप्लोमेटिक एंगल हो गया। अभी हम रीजनल टॉपिक पे बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी को लेके मणिपुर में आज भी जो कम्युनिटीज़ के बीच डिस्प्यूट है, ये गृह मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन के खड़ा है। मणिपुर में वर्ष 2023 से जातीय संघर्ष चल रहा है। तब से हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है और मैतेई और कुकी दोनों ही समुदायों के हज़ारों लोगों को विस्थापन का दर्द भी झेलना पड़ा है। हिंसा का सिलसिला जारी रहने की वजह से एन बीरेन सिंह को इस साल फरवरी में इस्तीफ़ा देना पड़ा था। मुख्यमंत्री साहब थे। उसके बाद से ये राष्ट्रपति शासन लागू है और तब से राज्य में हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। माना जा रहा है कि अब हालात संभाले जा रहे हैं। दरअसल सीबीआई ने गत रविवार को मैतेई संगठन आरएमबाई टेंगोल के सदस्य कानन सिंह को गिरफ्तार किया था। मतलब जो लीडर्स हैं, जो अशांति को और फैलाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट सरकार अरेस्ट कर रही है। बात यह है कि इस डिस्प्यूट को, जो कि एक कम्युनिटी डिस्प्यूट था, अब एक बहुत बड़ा कंसर्न है स्टेट के लिए भी, क्योंकि इससे स्टेट के डेवलपमेंट पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हिंसा का सिलसिला जारी रहने की वजह से एन बीरेन सिंह को इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था। उसके बाद से यह राष्ट्रीय शासन लागू हुआ, तब से राज्य की हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने, कई बड़ी घटनाएं सामने नहीं आई हैं। माना जा रहा था कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं, मगर राज्य के सिर पर शांति का यह सहरा ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। दरअसल सीबीआई ने गत रविवार को मैतेई संगठन आरएमबाई तेंगोल के सदस्य कानन सिंह को गिरफ्तार किया था। और इन सब पर वर्ष 2023 में हुई हिंसा से संबंधित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी कानन सिंह मणिपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल था, लेकिन उसे मार्च 25 को हथियारों की तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर हिंसक एवं आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित होने का आरोप में कार्रवाई होती है, तो इसे समुदाय विशेषज्ञों से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। जांच के जरिए इस बात का पता लगाने की ज़रूरत है कि कहीं कोई लोगों की भावनाओं को भड़का कर अपना निजी स्वार्थ हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। साथ ही प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह जन आक्रोश को शांत करने के लिए संबंधित लोगों के साथ तत्काल संवाद कायम करें। बिल्कुल सही बात है। अगला संपादकीय पे चलते हैं। विद्यालयी क्षेत्र में बढ़ता अर्थतंत्र।
अजय प्रताप तिवारी साहब कहते हैं, किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार शिक्षा होता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा ही तो नींव है भविष्य की। भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा सदियों से विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदान की जा रही या जाती रही हो, यहाँ वहाँ महंगे होते निजी विद्यालय पूरी तरह से मुनाफे का व्यवसाय बन चुके हैं। ऐसे में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगता है। निजी विद्यालय अभिभावकों से भारी भरकम शुल्क वसूलते हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर देखते हुए कई अभिभावक ये राशि देने के लिए बाध्य होते हैं। अब मजबूर होता है, अगर वो बात कर रहे होते हैं क्वालिटी प्रोवाइड करने की, तो वो पेरेंट्स भी सोचते हैं चलो खर्च कर ही देते हैं। मगर ये जो सिलसिला है कि आप ये चीज़ के लिए कितना पे कर सकते हो, एक लिमिट भी होती है, कैप होती है कि चलो बहुत से बहुत इतना हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे, कोई हमको अच्छी चीज़ मिल रही है तो कोई क्वालिटी वाली चीज़ मिल रही है। मगर हो क्या रहा है, इसी चीज़ का गलत फ़ायदा स्कूल प्रबंधन उठाते हैं कि फ़ीस को इतना ओवर हाइप कर देते हैं कि पेरेंट्स की जेब पर भारी तरीके से बोझ पड़ जाता है। देश की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है, जो आए दिन आर्थिक तंगी से जूझती रहती है। ऐसे में महंगी होती शिक्षा सभी के लिए सहज उपलब्ध नहीं है। निजी विद्यालयों की संख्या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बौद्धिक विकास और अतिरिक्त कौशल के नाम पर प्राथमिक स्तर से ही अभिभावकों से मोटी शुल्क वसूली जाती है। ये सच है कि निजी विद्यालयों में शुल्क वृद्धि का कोई ठोस मानक निर्धारित नहीं है। अतिरिक्त गतिविधियों के नाम पर और स्कूल में विकास कार्यों के लिए भी विद्यार्थियों से ही वसूली होती है। बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे तमाम प्रकार की फ़ीस को बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर ही दबाव बना के लिया जाता है। नए स्कूल में तर्कसंगत शुल्क के लिए सरकार को गंभीरता से हस्तक्षेप करना चाहिए। शिक्षा मौलिक अधिकार होने के बावजूद ये इतनी महंगी होती जा रही है कि आने वाले दिनों में सामान्य परिवार का बच्चा शिक्षा से वंचित रह सकता है। निजी विद्यालयों में शुल्क बढ़ने का मूल कारण सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। जनसंख्या के अनुपात में विद्यालयों का ना होना और आधुनिक संसाधनों का अभाव है। वहीं सरकारी विद्यालयों में बच्चों में अतिरिक्त कौशल विकसित करने का उचित प्रबंधन नहीं है। दूसरी ओर अध्यापकों पर अतिरिक्त सरकारी कार्यों का दायित्व सौंपने से पठन पाठन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य बनता है, राष्ट्र की उन्नति होती है। इसलिए हर अभिभावक चाहता है कि उनका बच्चा बेहतर से बेहतर स्कूलों में कौशल युक्त शिक्षा ग्रहण करे। यही बात है, अभिभावक बस यहीं पे आके झुक जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बस क्वालिटी मिलनी चाहिए। 1 लाख प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ एक शिक्षक ही सभी कुछ संभालता है। बिल्कुल, अब इसमें देखें तो स्टूडेंट टू पीपल टू टीचर रेशियो बहुत ही ख़राब भारत में। करीब 8 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकारी शिक्षकों की अपेक्षा निजी विद्यालयों के शिक्षकों को कम वेतन मिलता है, फिर भी वे बेहतर शिक्षा प्रदान करने का दम रखते हैं। ऐसे वे इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें सरकारी शिक्षकों की तरह बाहरी कोई कार्य नहीं करने होते। देखिए, जो सरकारी अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी साथ में लगी होती हैं। उन्हें स्कूल के लगभग हर 19-20 चीज़ को देखना पड़ता है। देश में निजी विद्यालयों का विस्तार तेज़ी से हुआ है, इसका प्रभाव सरकारी स्कूलों और समाज में दिख रहा है। ये सच है कि निजी स्कूलों की पढ़ाई सरकारी स्कूलों की अपेक्षा बहुत अधिक महंगी होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद कम होती है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। वर्दी, पुस्तकें और माध्यमिक मिड डे मील जो भोजन होता है आपका, के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी है। फिर भी अभिभावक वहाँ बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। देश में सरकारी और निजी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में अंतर भी एक बड़ी वजह है, जिस कारण निजी विद्यालयों में अभिभावक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सरकारी विद्यालयों में दाखिला देने वालों की संख्या हर वर्ष कम होती जा रही है, जबकि निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए कतारें लगी रहती हैं। आखिर सरकारी विद्यालयों में घटते दाखिले को लेकर सरकार गंभीरता क्यों नहीं दिखाती? निजी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के कारण अधिक लोकप्रिय हैं, जबकि सरकारी विद्यालय शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से ही द्विभाषी शिक्षा नीति को अपनाकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। निजी विद्यालयों के शुल्क को लेकर राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कानून बनाए हैं। जिन राज्यों ने अपने कानून नहीं बनाए, वह भी उचित कदम उठा रहे हैं। कानूनी प्रावधान होने के बावजूद निजी विद्यालयों में भारी भरकम शुल्क होने से इस बात का संकेत है कि शुल्क में बढ़ोतरी मनमाने ढंग से होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुल्क को लेकर कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनी रही है और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी ना पड़े। राज्य सरकारों को एक स्वतंत्र शुल्क नियामक तंत्र का गठन करना चाहिए,
बिल्कुल, स्वतंत्र शुल्क नियामक तंत्र बहुत बढ़िया, जो विद्यालयों में शुल्क की समीक्षा के उपरांत ही वृद्धि की अनुमति प्रदान करे। विद्यालयों में शुल्क वृद्धि के कारणों के बारे में अभिभावकों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। योगदान और विकास शुल्क के नाम पर ली जाने वाली फीस को अधिकतम सीमा सरकार को निर्धारित करनी चाहिए। यदि समय रहते शुल्क वृद्धि को निर्धारित नहीं किया जाता है तो देश में शैक्षिक असमानता और बौद्धिकहीनता का भाव बढ़ेगा, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल वाजिब बात है कि एक मैकेनिज्म बनाना ज़रूरी है जो कि इन स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोके। एक बार लगाए कि हाँ, इससे ऊपर आप नहीं आ सकते, और अगर आप फीस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपको वो प्रूव करना चाहिए कि क्या ऐसे कारण है कि आप एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस लगा रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर फीस के रूप में। इसके अलावा अभी G7 समिट जो होने वाली है, ये हमारे लिए बहुत ही देखने लायक होने वाली है, क्योंकि इसमें यूएस के प्रेसिडेंट साहब भी होंगे, कनाडा भी होगा और कई और देश मौजूद होंगे इस समय। और भारत तो है ही वहाँ पे जा रहा है G7 में शिरकत करने के लिए। देखिए, डिप्लोमेटिकली ऐसी जो मीटिंग्स होती हैं ये आने वाले समय में देशों की नीतियों को बहुत प्रभावित करती हैं। ट्रेड, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, ये सब पार्ट है हर देश का, हर देश के लाइफ साइकिल का। आगे बढ़ते हैं तो खेल जगत में से कोई विशेष खबर है नहीं। तो फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।